जिस तरीके से सरकार ने 2019 5 अगस्त को कश्मीर में किया था, कश्मीरी लोगों को एक तरह से बंदी बना करके उन्हें उनके अधिकार से जो है वो महरूम किया गया था। और आज भी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं तरह तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और आपके तो पॉलिटिकल लीडर्स को भी नज़रबंद कर दिया था। पूरा का पूरा जो वैली है, कश्मीर वैली है, उसे तो एक खुले ज़िंदान में इन्होंने तब्दील कर दिया था सरकार ने। लेकिन उसके बाद आपने देखा CAA NRC का मसला उठा और इस देश में एक बहुत बड़ी अक़लियत को उनकी नागरिकता पे सवालिया निशान लगाया गया। और अब जाके किसानों पे ये जो हमला हुआ है, ये एक तरह का सिस्टमेटिक एलिनेशन जो हो रहा है किसानों का, स्टूडेंट्स का। आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस तरीके से हमले हुए और खुलेआम गुंडागर्दी की गई। तो कश्मीर से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक अभी जो हालात है देश में, वो ऐसे हालात इस सरकार ने पैदा किए हैं जो यहाँ के आवाम के लिए, यहाँ की जनता के लिए बहुत ही चैलेंजिंग फेज से हम गुज़र रहे हैं। और हमारी जो आज़ादी, जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने जद्दोजहद की थी, स्ट्रगल करके एक लंबे जद्दोजहद के बाद हमने इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था, उस देश में बस रहे लोगों के नागरिकता पर, उनके अधिकारों पर एक सवालिया निशान ये लगाया जा रहा है। तो सज्जाद साहब, आप कश्मीर से वहाँ लद्दाख से आप यहाँ पे आ गए हैं, मुझे ये बताइए कि अभी वहाँ पे हालात कैसे हैं? देखिए, हमारी तरफ इस वक्त जॉब रिजर्वेशन, लैंड सिक्योरिटी, सारा कुछ इस वक्त बिल्कुल जो है वो हैंगिंग पोजीशन में है, कोई लैंग्विशिंग पोजीशन में है। कोई अभी तक ऐसे लॉज नहीं आए हैं, बल्कि हमारे लोग जो जद्दोजहद कर रहे हैं 2019 को, जो हमें 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से हमारा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया गया था, उसको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही था। और वहाँ के आवाम और वहाँ के असेंबली को बिल्कुल अलग थलग करके ये जो हमारे ऊपर एक दमन हुआ था, इसको वापस ले, ये हमारी पॉलिटिकल और हमारी लीगल लड़ाई है। तो उसी तरह का एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड आप कहें कि CAA के मामले में भी किया गया। और अब जो फॉर्म्स लाए गए हैं 3, उनको उसको लेकर के भी आप देखिए कि वो लोग जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छे कवानीन हैं। लेकिन अब उन्हीं किसानों से जाके बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए सबसे ख़तरनाक और हमारी जो आज़ादी है किसान की, उस पर एक हमला है। तो किसी न किसी तरीके से ना तालीम हो, आपका जो फार्मिंग है, आपका जो पॉलिटिकल राइट है, ये सब का सब जो है कहीं ना कहीं उसको कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है, उसको आपसे छीना जा रहा है। उन्हीं सब चीज़ों की लड़ाई हो रही है। और ये किसी ख़ास धर्म की या किसी ख़ास जाति की लड़ाई नहीं है, हम सब का एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है, जिसके लिए मैं अपनी तौर पर अपनी कैपेसिटी में इन किसानों से सॉलिडरिटी करने यहाँ सिंगो बढ़ रहा हूँ। बड़े खूबसूरत आपने बात कही कि जिनके लिए सरकार कानून लेके आती है, कुछ भी लेके आती है, वो लोग तो कहते हैं कि हमें भाई ये नहीं चाहिए, वापस ले लीजिए। और सरकार जो है वो ये कहती है कि नहीं, आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आप लीजिए। अभी आपके पास 370 हटा दी गई है, आप कह रहे हैं कि हमें जैसी हमारी पहले स्टेट थी, हाँ, रिस्टोर कर दीजिए, जैसे हम पहले थे वैसे ही रहने दीजिए। किसान ये कह रहे हैं कि हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, हम जैसे पहले थे हमें उस हाल पर छोड़ दीजिए। CAA NRC वाले कहते हैं कि हमें भाई अपने हाल पे छोड़ दीजिए। तो क्या मसला है सरकार को कि वो इतनी डरपोक बुज़दिल सरकार है? इस साल पिछले साल 2020 के शुरू में ही चाइना ने लद्दाख के बॉर्डर पे जिस तरीके से आक्रमण किया, इंकर्जन किया और बहुत सारी ज़मीन हमारी ले ली, आज तक जवाब नहीं दे पा रही है सरकार। कल आपने पढ़ा कि एक चाइनीज़ सोल्जर को जो लद्दाख में आया था बॉर्डर क्रॉस करके, उन्हें वापस चाइना को हैंड ओवर किया गया। चाइनीज़ बगैर वीज़ा के इंडिया की सरजमीन पे आके एक दिन रुक करके उसे वापस बाइज्जत हवाले किया जा सकता है। लेकिन कश्मीर में अगर कोई लीडर अपने पॉलिटिकल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिए हैं, उन संविधान के उन अधिकारों की बात करता है, तो उसके ऊपर सवाल किया जाता है और उसे जेल में UAPA NSA इस तरह के कानून तो बनाए ही गए इन्हीं चीज़ों के लिए। किसान जब आंदोलन करता है तो उसे या तो खालिस्तानी या उसे आतंकवादी या माओवादी या जिस तरीके का यहाँ का अगर कोई इंटेलेक्चुअल क्लास बात करता है, प्रो पीपल कोई एक्टिविस्ट बात करता है तो उसे अर्बन नक्सल। और अगर आप देखें कि कश्मीर में कोई बात करता है अधिकारों की, तो वो तो बहुत आसान लफ्ज़ है कि आप
सरहद पार जो आतंकवाद है उसका एक हिस्सा है, आप तो आतंकवादी हैं। तो इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल करके सरकार अपना दामन नहीं बचा सकती है। देखिए, आप अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को, एक पार्टी के मैनिफेस्टो को सेटिस्फाई करने के लिए पूरे देश को इस वक्त आप जो है एक बहुत बड़े क्रिटिकल दौर से गुजार रहे हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक समय है। इस वक्त हमारे तमाम देशवासियों को चाहिए कि वो आपस में एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के अंदर जो म्यूचुअल ट्रस्ट है और अंडरस्टैंडिंग है उसे मजबूत करें और एक दूसरे के साथ यूनिटी का मुजाहरा करें। और इसी यूनिटी का एक जो मुजाहरा हम देख रहे हैं कि यहाँ किसान आंदोलन में भी यहाँ आपको ऐसा नहीं है कि ठीक है एक बड़ी मेजॉरिटी सिख कम्युनिटी से है, लेकिन इसमें हिंदूज़ भी इन्वॉल्व हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और हत्ता कि वो लोग जो धर्म को नहीं मानते हैं वो लोग भी इस मूवमेंट का हिस्सा हैं। तो ये एक खूबसूरती है भारत की और यही खूबसूरती जो है आपको CAA के प्रोटेस्ट में भी नज़र आई। लेकिन सरकार जो है वो बहुत कमज़ोर सरकार है, यही वजह है इसने सरहद में अपनी ज़मीन खोई है और उस पर बात नहीं करना चाहती है, लेकिन और आवाम को भी खो रही है, आवाम का जो एतमाद है वो भी खो रही है। सज्जाद साहब, आपको क्या लगता है कि सरकार चिंता करती है कि जो सरहद है हमारी, वो कहती है कि हम 1 इंच भी किसी को नहीं देंगे, पर जो हमारे देश में रहते हैं, हमारी देश की ज़मीन के ऊपर जो रहते हैं, क्या वो भी देश का हिस्सा हैं? क्या उनको भी देश का हिस्सा समझते हैं कि सिर्फ ज़मीन ही देश का हिस्सा होती है? मैं भी वही बोल रहा हूँ कि आपके लिए सिर्फ रिसोर्स ही अपना हिस्सा नहीं होना चाहिए या ज़मीन ही आपका हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ के जो लोग हैं, आप जो नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट बनता है किससे? जब देशवासी ही न रहें तो किस नेशनल इंटरेस्ट की आप बात करते हैं? तो सबसे बड़ा जो नेशनल इंटरेस्ट है देश में वो देशवासी हैं और आप जब तक इनके इंटरेस्ट की बात करते हैं यही नेशनल इंटरेस्ट है। अगर आज यहाँ एक इस ठंड में बुजुर्ग लोग, महिलाएं, बच्चे लेकर के पिछले दिनों बारिश हुई, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे आए हुए यहाँ 10 दिन हुए और 10 दिन में आज पहली बार यहाँ आया हूँ। मेरा ये फ़र्ज़ था कि पहले दिन जब मैं लद्दाख से यहाँ आया तो उस दिन मैं आ जाता, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आ पाया। लेकिन ये मैं समझता हूँ ये एक हमारी ड्यूटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वक्त किसानों के साथ खड़े हों। आपको एक चीज़ बताऊंगा, कल मैं स्वारा भास्कर साहिबा का एक वो यहाँ पे एक लेक्चर सुन रहा था टिकरी बॉर्डर में। उसने कहा कि मुझे एक किसान आंटी ने कहा कि आपका किसानी से कोई ताल्लुक़ है? तो उन्होंने कहा ताल्लुक़ नहीं है। तो लास्ट में उन्होंने कहा कि रोटी से तो आपका ताल्लुक़ है। तो वही चीज़ है, हम सबका रोटी से ताल्लुक़ है और रोटी, पंजाब जो है हिंदुस्तान का पेट है और जब आपका मैदा ख़राब हो जाए तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो सेटिस्फाई नहीं रहती, वो बीमार हो जाती है। पंजाब में अगर इस तरह के कानून ला करके यहाँ का फार्मिंग जो सेक्टर है उसको अगर आप क्रश करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका असर पूरे देश के किसानों पर, पूरे देश की मंडी पर और यहाँ के गरीब लोगों पर पड़ने वाला है। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत आपने बात कही कि पंजाब जो है वो देश का पेट है, अगर पेट ही खराब हो गया तो उसका असर तो पूरी बॉडी पे पड़ेगा। क्या बात है सज्जाद साहब, बड़ी दुआ है परमात्मा से कि आपको परमात्मा चढ़दी कला दे विच रखे, सी पंजाबी च कहंदे हुंदे हैं। आप यहाँ आए, मुझसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे जहन में कब आया आपके कि आपको यहाँ आना चाहिए? जिस दिन हम कश्मीर में बंद थे, आप पूरा कश्मीर बंद था और पूरे देश में एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था कि कश्मीर में हमने 370 हटा करके देश के साथ मर्ज किया है और कश्मीरी हर जगह सहमे डरे हुए थे। पंजाब का हर फर्द निकल के कश्मीरियों के साथ सॉलिडरिटी एक्सप्रेस किया और जब यहाँ के फार्मर्स को हमने देखा कि उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, उन पर टीयर गैस बरसाए जा रहे हैं, उस वक्त हमने सोचा कि हमें भी यहाँ होना चाहिए इनके साथ। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा ही उर्दू में क्या बोलते हैं, रखे, आबाद रखे, आबाद रखे, जिंदाबाद रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, इस वक्त ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कि लोहड़ी मनाई जा रही है। ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਧਰਤੀ